हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में और केमिस्ट्री अगर आपका पेपर है तो आप जैक बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, आप जो है कि वन शॉट में जो है कि आज जो है कि आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसको मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो है कि आपको एक एक बात जो है मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको एक एक जो कॉन्सेप्ट है, एक एक जो टॉपिक है वो कवर हो सके आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो है कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। और इसमें जो है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है कि आप जब स्टडी करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि इज इट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अनदर कंपाउंड। तो बच्चों सबसे पहले जो है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, जनरल फॉर्मेट में, जहां पर एम जो है वो क्या होगा, मेटल। एम जो होगा वो क्या होगा, एम को मेटल बोलते हैं। और एल जो होगा बच्चों, एल जो है वो क्या होगा, लिगेंड होगा। एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स को। और यहाँ पर जो चार्ज होगा बच्चों, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज जो है वो क्या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है या क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं एक एक एग्जांपल जो है मैं अभी आपको देने जा रहा हूं जिसमें कि आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जीरो चार्ज भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है वो कौन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कौन केटाइनिक है और कौन एनाइनिक है, ये हम लोग पहचान सकते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, लाइक NiCO हॉल 4 दिया हुआ है, NiCO हॉल 4। सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है वो है FeH2O, FeH2O हॉल 6 और ओवरऑल चार्ज जो है वो है +2। एंड थर्ड जो है वो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCN का हॉल 4 और ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, -2। तो इसमें बच्चों आप जो है कि चार्ज देख करके जो है कि आप ये बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चलेगा जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज है नहीं है, नहीं दिया हुआ मतलब कौन सा चार्ज है यहाँ पर, जीरो। जीरो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल। जीरो है मतलब उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं। इसके बाद जो है Ni जो है वो क्या कहलाएगा, मेटल। Ni जो है वो क्या है यहाँ पर, मेटल है। इसी प्रकार से आयरन भी क्या है, मेटल है। निकल भी क्या है, मेटल है। अगर CO की बात करेंगे तो ये लिगेंड है। H2O जो है वो भी क्या है, लिगेंड है। Cn जो है वो भी क्या है, लिगेंड है। और ये जो आप देख रहे हैं जो संख्या जो लिखा हुआ है, नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ पर 4, ये जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो नंबर जो दिया हुआ है ना, अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ NiCO हॉल 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे, 4। इस कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे, 6। इसके लिए कितना बोलेंगे, 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों एक बात कि मेटल जो है, मेटल जो है जितने लिगेंड से सराउंडेड होगा, मेटल जितने लिगेंड से सराउंडेड होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेटल जो है यहाँ पर, अगर मेटल को अगर आप देखेंगे तो मेटल जो है देखिए यहाँ पर ये कितने लिगेंड से सराउंडेड है बताइए। ये देखिए 4 लिगेंड से सराउंडेड है, यहाँ पर देखिए 4 लिगेंड से सराउंडेड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना बोल दिए, 4 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर का भी जो है कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो रहा है कि मेटल एटम जो है वो जितने लिगेंड से सराउंडेड होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। इसके बाद जो है बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आएगा आपको तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद जो है
वो देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो है कि हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं अभी, और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल जैसे लेते हैं, लाइक NiCO हॉल 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? NiCO हॉल 4। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? किसका निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट? मेटल का। मेटल कौन है? निकल है। तो निकल को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए ये लिगेंड कितना है जी? 4 है, तो 4 लिख लेंगे, और CO का चार्ज कितना होता है? 0। तो बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर FeNH3 का हॉल 5 है और आपको Br दिया हुआ है, ठीक है, और इसका चार्ज जो है वो कितना दिया हुआ है? +2। तो ध्यान देंगे इसका कैसे निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे? आयरन को X मान लेंगे। अमोनिया कितना है जी? 5 है यहाँ पर। ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0 से। फिर साइन किस चीज का देंगे? प्लस का। ब्रोमीन कितना है? 1 है, और ब्रोमीन का चार्ज कितना होता है? -1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? +2। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? तो बताइए x इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा? 2 + 1, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें वर्नस थ्योरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान देंगे। और ये एग्जाम में जो है कि इससे रिलेटेड जो है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो वर्नस थ्योरी जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट किया था? तो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे ये किस बात को रिप्रेजेंट किया था? कोवैलेंट बॉन्डिंग को। किसको रिप्रेजेंट किया था? कोवैलेंट बॉन्डिंग को। और कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है वो किसके किसके बीच में यहाँ पर वर्नस साहब के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? तो पहला जो है वो कौन है? मेटल है, और दूसरा जो है वो कौन है बच्चों? लिगेंड है। मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया था? कोवैलेंट बॉन्ड को। अब बात है कि वर्नस थ्योरी में हम लोग पढ़ते क्या है यहाँ पर? एक तो कॉन्सेप्ट हुआ कि बॉन्डिंग का, कोवैलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, तो कि पहला जो पॉइंट है आप याद रखेंगे। और सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको जानना कि वर्नस थ्योरी में सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी मेटल एटम अगर होगा दिया हुआ अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मेटल जो है वो 2 टाइप का वैलेंसी शो करता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट को प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जी? ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। और कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अभी मैं आपको बताया। दूसरा जो है वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपने दोनों चीज को सीखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं, और आपको ये भी बताएं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। बताया मैं अभी आपको कि अभी जस्ट अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये तरीका है। नेक्स्ट जो है कि आपको मैं बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स दिए हुए हैं ना, वही उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे करके और आपसे पूछ दे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। ओनली क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ध्यान देंगे बच्चे जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, आपको प्राइमरी वैलेंसी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है मेटल का। अगर आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बतलाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए जो है। और एग्जाम में जो है कि इससे क्वेश्चंस जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्कस द वर्नस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख सके। दो इसके मेन पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पहला है क्या कि कोवैलेंट बॉन्डिंग को ये एक्सप्लेन करता है किसके किसके बीच में? मेटल
और लिगेंड के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, कोई भी मेटल एटम जो है वो दो टाइप का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। और दोनों आप निकालने के लिए आप सीख चुके हैं, तो आई थिंक आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है अब आप बता सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ओके है सब कुछ यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट जो है बच्चों नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नेक्स्ट जो है वो क्या है? नोमेनक्लेचर। और नाम कैसे लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? तो नाम लिखने के लिए आपको मैं बताया था कि सबसे पहले जो है कि आपको नाम किसका लिखना है? लिगेंड का। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग तो ज्यादा बेटर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो दिया हुआ है NiCO का हॉल 4। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ वो क्या है? NiCO का हॉल 4। नाम कैसे लिखेंगे इसका? तो मैं बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। या जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दिमाग में इस बात को बैठा लेंगे बच्चों कि सबसे पहले अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिया हुआ है, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? लिगेंड पे। लिगेंड आपको सबसे पहले पहचानना है कि लिगेंड कौन है और उसका संख्या कितना दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखना है। बताइए इसमें लिगेंड जो है वो कौन है? CO है, इसका संख्या कितना दिया हुआ है? 4 है। और उसके बाद मेटल कौन है? इसमें निकल है। नाम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये 4 है दिया हुआ, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? टेट्रा। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। और मेटल कौन है यहाँ पर? निकल। तो निकल लिख देंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैं बताया था निकालने के लिए कि निकल को X मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? 4। और ये चार्ज 0 होता है, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या? 0। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 0 जो है इसके बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको इसके बगल में लिख देना है। ऐसे समझ में आ रहा है कैसे लिखना है नाम? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब कभी भी अगर आपको नाम लिखना हो तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको लिगेंड का संख्या लिखना है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर आपको किसका नाम लिखना है? मेटल का। फिर से देखिए, लिगेंड का संख्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है, और लिगेंड उसमें जो मेटल जो अटैच होगा लिगेंड के साथ में उस मेटल का नाम लिखना है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है रोमन नंबर में। तो 0 को 0 ही लिखते हैं सिंपली, तो 0 लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे दूसरा कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए NiCN का हॉल 4 है और ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। तो इसका नाम हम लोग जब लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? 4 है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा। CN है तो क्या बोलेंगे बच्चों? CN को साइनाइडो बोलते हैं। और निकल है ना तो क्या लिखेंगे? निकल तो लिखेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनाइनिक, क्योंकि चार्ज क्या है? -2। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ATE जोड़ देते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? निकेलेट। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा, तो यहाँ पर आप रोमन नंबर में जो है वो क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा कैसे नाम लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो आप जो है कि आपके पास जो भी बुक हो, NCERT हो या जो भी साइड बुक है, आप वहां से निकाल करके जो है आप क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपसे एक एक क्वेश्चंस जो है वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थ्योरीज। नेक्स्ट क्या है? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें आपको जो पढ़ना है, जो सिलेबस में जो मेंशन है उसमें मेनली आपको दो थ्योरी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट जो है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड जो है वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेकंड जो है वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हम लोगों को पढ़ना है दो थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा जो है वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक्चुअली में आपको मैं शॉर्ट में मैं बता दूं कि जब भी हम लोग ये थ्योरी जो पढ़ते हैं ना, एक्चुअली में हम लोग ये थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं? तो इससे हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो भी दिए हुए रहते हैं उसका
अगर आपको स्ट्रक्चर बताना हो, क्या बताना हो, उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, अगर उसका ज्योमेट्री बताना हो, अगर उसका आपको जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताना हो या मैग्नेटिक बिहेवियर बताना हो, ये सब का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, वीवीटी में। और कोई भी कंपाउंड कलर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग कैसे होता है, उसका स्टडी हम लोग कहां करते हैं, सीएफटी में। इसको बोलते हैं सीएफटी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीवीटी बोलते हैं। ठीक है, तो वीवीटी में याद रखना है कि मेन जो बात है वो याद रखना है कि वीवीटी जो है वो किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बताइए। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। एंड फोर्थ जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, वीवीटी के बारे में। सीएफटी के बारे में अगर बात करेंगे तो सीएफटी जो है वो क्या बतलाता है, कलर, कि कलर जो है वो कंपाउंड जो है वो शो करेगा या नहीं करेगा, उससे रिलेटेड जो है ये स्टडी करते हैं। और हम लोग इसमें क्या देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ क्या देखते हैं, डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ क्या देखते हैं, डी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, ये मेजर जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वीवीटी और सीएफटी को लेकर के ये मैं डिस्कस किया हूं। अब वीवीटी और सीएफटी का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग जो है ये देखेंगे एक एक करके, कि वीवीटी में कैसे जो है कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप जो है कि स्ट्रक्चर बता देंगे, बॉन्डिंग बताएंगे किस टाइप का बॉन्डिंग है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट। तो आइए हम लोग जो है कि अब वन बाय वन एक एक करके जो है वीवीटी और सीएफटी दोनों जो है हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है बच्चों। तो सबसे पहले जो है हम लोग वीवीटी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले जो है आप स्टार्ट करेंगे क्या, वीवीटी। और वीवीटी में हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बनाना है आपको। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है NiCl4 जिसका चार्ज कितना होगा, -2। NiCl4 है और चार्ज जिसका कितना है, -2। बताइए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है जी, निकल कितना है, +2। निकल जो है वो कितना है, +2। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो ये क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो बचेगा क्या, ये 3d8 बचेगा। तो इसका कन्फिगुरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 3d8। और 3d8 का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, तो कि डी सबसेल में आपको पता है डी ऑर्बिटल का जब हम लोग बात करते हैं तो कितने सबसेल्स होते हैं, टोटल 5। तो देखिए इसमें 5 ड्रॉ कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं बताइए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 8 है। तो एक एक करके 1 बाय 1 जो है वो फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 7 8 फिल कर दिए, डी वाला फुलफिल्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको क्या देखना है, ये लिखने के बाद कन्फिगुरेशन आपको लिगेंड पे ध्यान देना है। लिगेंड जो है वो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ये आपको याद रखना है कि जितने भी हैलाइड आयन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर जब ये वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड के कारण क्या होगा कि ध्यान रखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर फिल है ना वो पेयर्ड नहीं होते हैं। किस केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। तो ये जो 3d8 है ये जैसे है वैसे ही रहेगा 3d8, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, जो क्लोरीन जो है ना, अब हम लोग डी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ये 3d8 है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जैसे वैसे ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3d8 के बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 3d8 के बाद जो है वो 4s2 लिखेंगे और 4s2 के बाद जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4p3 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं लिखिए 2 और 3 लिखने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसके हिसाब से हम लोग जो है कि यहाँ पर फिल करेंगे, लेकिन सिंपली क्या लिखना है, 4s लिखना है और क्या लिखना है, 4p। अब आपके पास लिगेंड कितना है, ये लिगेंड कितना है, 4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 जो लिगेंड है वो चारों लिगेंड को आप यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये जो है कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कहाँ पर, 4s में। तो 4s में जब शेयर करेगा तो देखिए आपको क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड का है, किसका है, लिगेंड का। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, मेटल का है।
जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, लिगेंड का। और एक लिगेंड जो है वो कम से कम कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एक, कम से कम एक, वो एक से ज्यादा भी कर सकता है बट वो एक तो कम से कम करेगा ही। तो देखिए ये एक करेगा तो इस बॉन्ड बन जाएगा किसके बीच में, क्लोरीन और मेटल के बीच में। दूसरा जो है यहाँ पर जब ये शेयर करेगा तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा ना। तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एस का कितना इन्वॉल्व हुआ, एक, पी का कितना इन्वॉल्व हुआ, तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। और ज्योमेट्री अगर इसका पूछेगा तो बताइए ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री sp3 में टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ये याद रखना होगा, ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और मैग्नेटिक अगर बिहेवियर पूछ दिया जाए, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट है, तो दो प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा होगा, पारा मैग्नेटिक होगा। पी मतलब क्या है, पारा मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे, तो ये प्रोसेस है। हाँ, यहाँ पर जो है VBT के थ्रू जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रोसेस है कैलकुलेट करने का VBT के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस जो है आप जो है कि आप लेकर के एनसीईआरटी से और आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट होगा आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये दोनों अनपेयर्ड जो है वो अनपेयर्ड नहीं रहता, ये वाला यहाँ आ जाता, पेयर्ड हो जाता और ये वाला खाली हो जाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ भी फील होता, यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, लेकिन कब, जब लिगेंड कैसा होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तब। वीक फील्ड लिगेंड में हम लोग पेयरिंग नहीं करवाते, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है कि वो पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, CFT। नेक्स्ट जो थ्योरी क्या है, CFT। CFT में हम अभी आपको बता रहे थे कि CFT में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली CFT में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कलर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ क्या देखते हैं, डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग कैसे होता है ये हम लोग CFT में जो है यहाँ पर देखेंगे। मेनली हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कलर के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। और अभी मैं बताया आपको कि किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट, डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट, डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो है कि इसमें जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो मेनली जो है कि दो चीज पे फोकस करेंगे, कलर पे और किस पे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स में। तो एक बात याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट बात बता रही है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप याद रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो वहां पर अगर डीडी ट्रांजिशन होगा, आपको एक लाइन में याद रखना है क्या, डीडी ट्रांजिशन, कि कोई भी कंपाउंड कलर शो कर रहा है इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा होगा, डीडी ट्रांजिशन। इसका जो रीजन है वो क्या है, डीडी ट्रांजिशन। ये जो है आपको याद रखना है, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करेगा, ठीक है। और स्प्लिटिंग कैसे होता है डी ऑर्बिटल का, तो स्प्लिटिंग जो डी ऑर्बिटल का होता है ना, वो ध्यान में रखना है कि एक जो है वो T2G बन जाता है और एक जो है वो क्या बन जाता है, EG। एक क्या बन जाता है, T2G, और दूसरा जो है वो क्या बन जाता है, EG। कैसे बनता है तो वो भी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। इसमें जब डी ऑर्बिटल्स का जब स्प्लिटिंग होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग दिखाते हैं। ये जो है वो क्या है, डी ऑर्बिटल है। इसका जब स्प्लिटिंग होगा तो स्प्लिटिंग में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं कि ऊपर जो है वो आपका ऊपर में जो है ये EG हो जाएगा और नीचे में जो है वो क्या हो जाता है, T2C। नीचे में T2G और ऊपर में क्या होता है, EG। जब स्प्लिटिंग होता है तो डी में टोटल कितने सबसेल्स होते हैं, 5। 5 में आपको पता है कि एक DXY होता है, एक DYZ होता है, एक DZX होता है, एक DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और एक DZ स्क्वायर होता है। तो आप ध्यान देंगे कि DXY, DYZ और DZX तीनों जो है वो किस में आता है, T2G में। और EG का अगर बात करेंगे तो EG में कौन आता है, 2 आते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, T2G में कौन कौन आएगा, DXY आएगा, DYZ आएगा और कौन आएगा, DZX। इसमें हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन आएगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कौन आएगा, DZ स्क्वायर। समझ में आ रही है।
कि ये दो स्टेट में स्प्लिट कर जाता है, एक T2G में और दूसरा EG में। T2G में कौन कौन आता है, तो dxy dyz dzx, और EG में कौन जाता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये स्प्लिटिंग है किसका, डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है। अब जो है बच्चों इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो है कि इस पे ध्यान देना है, और इससे भी जो है कि क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब उसके साथ जो अटैच्ड होंगे, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट, बट फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो आइसोमेरिज्म में याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन में दो टाइप्स का हम लोग आइसोमेरिज्म जो है सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा जो है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में जो पढ़ना है आपको, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है बच्चों यहाँ पर वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहला जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन। सेकंड जो पढ़ना है आपको वो है लिंकेज। सेकंड जो है वो क्या है, लिंकेज। थर्ड जो पढ़ना है आपको यहाँ पर वह है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। एंड फोर्थ जो पढ़ना है आपको वो है हाइड्रेटेड। फोर्थ जो पढ़ना है वो क्या है, हाइड्रेटेड। ये चार टाइप का आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पर आपको स्टडी करना है। और स्टीरियो की अगर हम लोग बात करें तो स्टीरियो में आपको दो चीज पढ़ना है, एक है जियोमेट्रिकल, और दूसरा जो है वो पढ़ना क्या है आपको, ऑप्टिकल। पहला क्या है, जियोमेट्रिकल, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल। ये जो है आपको स्टडी करना है किसमें, आइसोमेरिज्म में। मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, हाइड्रेटेड है, और स्टीरियो में कौन है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल है। इसके बाद जो है बच्चों इसमें वन बाय वन जो है, जैसे पहला क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग चारों जो आइसोमेरिज्म है ना उसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला जो है वो क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये या पहले आप आयोनाइजेशन लिखे हैं तो उसी को पढ़ लीजिए। फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट जो है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है CONH3 का होल 5 Br दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CONH3 का होल 5, और क्या दिया हुआ है, Br। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो Cl दिया हुआ है, Cl2 है, बाहर में जो है वो कितना दिया हुआ है, Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आयोनाइजेशन में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि क्लोरीन जो है, या एक ही क्लोरीन ले लीजिए, क्योंकि ब्रोमीन अंदर में एक ही है तो एक ही क्लोरीन लेकर के चलिए। बाहर में सिर्फ क्या है, Cl, बाहर में क्या है, Cl। तो क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट जो है, जब क्लोरीन को जब अंदर लेते आएंगे तो ब्रोमीन जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। आयोनाइजेशन जब बनाते हैं तो ध्यान देंगे, इसका जब हम लोग आइसोमेरिज्म जब बनाएंगे तो इसका आइसोमेरिज्म जो है वो क्या बनेगा, CO रहेगा, और क्या रहेगा, NH3 का क्या रहेगा, होल 5। ये क्लोरीन जो है वो अंदर आ जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। क्यों क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों गया, क्योंकि ये Cl माइनस होता है और ये Br माइनस होता है, चार्ज दोनों का सेम है। तो क्लोरीन अंदर आ गया और ब्रोमीन बाहर चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। दूसरा जो है इसमें हम लोगों को जो पढ़ना था वो था आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज में हम लोग जनरली क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है NiCN का होल 4 और ओवरऑल चार्ज है -2, कितना है, NiCN का होल 4 ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा NiNC का होल 4, क्या बन जाएगा, NiNC का होल 4 -2। इसमें क्या है कि ये CN साइनाइड होता है और NC जो है वो क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से जो है कि आप क्या बनाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और इस तरह से आप क्या बनाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो है
वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है NiCl4, क्या दिया हुआ है NiCl4, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वह है PtCN का होल 4 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लिगेंड जो है वो एक्सचेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर Cl के साथ में निकल था, तो यहाँ पर अब कौन आ जाएगा, PtCl4 हो जाएगा, और इधर जो है वो क्या हो जाएगा, NiCN का क्या हो जाएगा, होल 4। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो था वो था हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो है वो था हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड में जैसे कॉम्प्लेक्स मान लीजिए आपको दिया हुआ है CONH3 का होल 5 है, Br दिया हुआ है, और H2O का होल 2 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जनरली जब आप इसका जब निकालेंगे, जब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं इसमें कि आप जो है कि आप जब इसका एग्जाम्पल जब देंगे हाइड्रेटेड का, तो हाइड्रेटेड जो है इसका दूसरा जो है वो क्या बन जाएगा, इसी में देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CO हो जाएगा, NH3 का क्या हो जाएगा, होल 5, H2O जो है वो कहाँ आ जाएगा, अंदर एक, और एक यहाँ से ब्रोमीन जो था वो कहाँ चला जाएगा, बाहर, और इसके साथ में बाहर में एक क्या बच जाएगा, H2O। मतलब वाटर लिगेंड के थ्रू रिप्लेसमेंट होता है किसका, लिगेंड का। अंदर में जो लिगेंड है, जैसे अंदर में यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो वाटर कितना था, 2 मोल, 2 मोल से यहाँ पर, तो 1 मोल अंदर वाटर कर दिए, तो 1 मोल जो है इसके बदले में ब्रोमीन बाहर जाएगा, और H2O एक बाहर में बचा हुआ रहेगा, क्योंकि टोटल 2 मोल था। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि वाटर लिगेंड के थ्रू जो है वो रिप्लेसमेंट होता है किसका, यहाँ पर जो भी लिगेंड दिया हुआ रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, उसका रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पर। इस तरीके से आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो टोटल 4 टाइप का आइसोमेरिज्म जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा 4 टाइप का आइसोमेरिज्म। फर्स्ट जो था वो क्या था, यहाँ पर आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड क्या था जी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या पढ़े, कोऑर्डिनेशन। एंड फोर्थ क्या पढ़े, हाइड्रेटेड। इसके बाद जो है बच्चों हम लोग लास्ट जो है वो क्या देखेंगे, ऑप्टिकल। लास्ट जो है वो क्या है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग लास्ट जो है ये देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, लिख लीजिए इसको अच्छे से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पूरा लिख लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम लोग 2 टाइप का आइसोमर देखने वाले हैं। एक जो है वो क्या है, जियोमेट्रिकल है, एक क्या है, जियोमेट्रिकल, और दूसरा जो है वो क्या है, ऑप्टिकल है। यही है ना, एक जियोमेट्रिकल है और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल। तो जियोमेट्रिकल में जब हम लोग देखते हैं, तो जियोमेट्रिकल में हम लोग सीस और ट्रांस देखते हैं। क्या देखते हैं, सीस और ट्रांस। जैसे मैं एग्जांपल भी मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि एक सीस देखते हैं और दूसरा जो है वो ट्रांस देखते हैं। कैसे देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जैसे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जैसे पीटी दिया हुआ है, और पीटी के साथ में अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपको Cl दिया हुआ है, इस तरीके से PtCl, और इधर जो है NH3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, NH3। तो इस केस में देखिए यहाँ पर आपको दोनों क्लोरीन किधर है, सेम साइड में। यहाँ पर दोनों NH3 कहाँ पर है, सेम साइड में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस बोलते हैं। जब इसी को हम लोग डायगोनली अगर अटैच कर दे, जैसे एक Cl यहाँ कर दे, अभी दोनों Cl सेम साइड में था, अब इसको डायगोनली अगर हम लोग इस तरीके से अटैच कर दे कि एक Cl जो है इधर और एक Cl इधर कर दे, तो देखिए ये डायगोनली हो गया, और NH3 भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, NH3 आप एक इधर लगा दीजिए और एक NH3 इधर लगा दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांस आइसोमर। दिस इज कॉल्ड सीस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट ऑप्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ऑप्टिकल में हम लोग डेक्स्ट्रो देखते हैं और लेवो रोटेटरी देखते हैं। मतलब एक डी आइसोमर बनता है और एक एल आइसोमर बनता है। कैसे बनेगा, तो ऐसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर, जस्ट लाइक COEN जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए COEN इस तरीके से आपको दिया हुआ है, COEN
और इसका जो चार्ज है वो +3 है। तो जब इसका आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, COEN उल्टा दिखेगा, इधर अपोजिट दिखेगा, बोलिए। तो ये जो है इसका जो पोजीशन है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से जो है कि हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +3। तो देखिए आप यहाँ पर EN अभी इधर किधर है, राइट हैंड साइड में। तो ये वाला जो है वो कैसा आइसोमर कहलाता है, D आइसोमर। और इधर देखिए मिरर में आपको पता है कि जैसे मिरर में अगर यहाँ मिरर है और यहाँ पर ये हाथ अगर ऐसे है तो मिरर में क्या ये ऐसा ही दिखेगा, नहीं, मिरर में कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, अपोजिट दिखेगा। तो उसी प्रकार से EN जो है अभी फ्रंट में था, इधर जो है वो ऐसे दिखेगा। तो ये D आइसोमर है और ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, ये वाला L आइसोमर कहलाएगा। और बीच में ये जो जो यहाँ पर जो लाइन जो मैं ड्रॉ किया था, ये लाइन जो है वो क्या था, मिरर था। वो क्या था, मिरर। तो मिरर जो है कि आप यहाँ पर बीच में जो है वो मिरर जो है आप ऐड कर दीजिए। और मिरर जो जब आप ऐड करेंगे यहाँ पर तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है वो मिरर दिखा दीजिए। तो मिरर में उल्टा इमेज बनेगा, जब ये EN जो है अभी इधर था, ये EN इधर दिखेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों अभी तक पेशेंस के साथ जो आप वीडियो देख रहे थे, लास्ट तक जो बने हुए थे, आज जो है कि आपको एक शॉट में जो है मैं पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपको रिवीजन करवाया हूँ। तो जो भी बोर्ड्स एग्जाम के जो बच्चे हैं या नीट जेई के भी जो बच्चे हैं, वो शॉर्ट में अगर आप थ्योरी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जो है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे थे, आपको वीडियो कैसा लगा वन शॉट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप एक बार जरूर कमेंट करें। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और वीडियो को जो भी नए बच्चे देख रहे थे, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो है इसी तरीके से वन शॉट में जो है मैं जितने भी चैप्टर्स जो दिए हुए हैं आपको एक एक करके मैं आगे जो है कि मैं आपको एक एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। तो इसलिए आप ये मिस नहीं करें, जो इंपॉर्टेंट जो मैं सेशन जो मैं लेकर के आया हूं, आपसे नहीं छूटे कोई भी चैप्टर एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन आप बना करके आइए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेनिफिट उठाइए केमिस्ट्री का, जो मैं आपको A1 शॉर्ट में जो रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि सब्जेक्टिव हो चाहे MCQ क्वेश्चन हो, ध्यान रहे आपको दोनों एग्जाम देना है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, आपके लिए एक एक नंबर जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बच्चों आप जो है कि पूरा रिवीजन कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन बनाइए, जहां से भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट शॉर्ट के साथ। थैंक यू।